गौतीर्थ ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित एक विचारधारा जिसमें गाय के गव्यों के माध्यम से पूरी सृष्टि को स्वास्थ्य व पोषण और गाय व किसान को स्वावलंबन देने की एक पहल है। हिमालय में स्थित ये पावन धाम कोटेश्वर नामक स्थान पर है, जहां गौमाता को चढ़ने के लिए प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियां और पीने के लिए पतित पावनी भागीरथी जी की निर्मल धारा का जल भी है। गाय हम मानव जीवन के लिए साक्षात भगवान स्वरूप है। गौतीर्थ गव्यों से पंचगव्य आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करता है, जिससे विश्व में लाखों लोगों को स्वास्थ्य एवं आरोग्यता और एक नई जीवन की ऊर्जा मिल रही है। दवाइयों का निर्माण हरिद्वार में स्थित जीएमपी यूनिट में वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। गोगव्य को अच्छी तरह शोधित एवं उसमें प्राकृतिक जड़ी बूटियों का समावेश करके अनेकों बीमारियों से संबंधित औषधियों को तैयार किया जाता है। गौतीर्थ आश्रम में रहने वाली गौमाता वहीं आसपास के विशाल जंगलों में उगी जड़ी बूटियों का सेवन करती है और भागीरथी जी का जल पीती है, जिससे उनके गव्यों में अत्यंत ऊर्जा और शक्तिवर्धक पदार्थ रहते हैं। यही कारण है कि यह औषधियां अन्य औषधियों से अधिक असरकारक एवं प्रभावी होती है। ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित इस सपने को पूरा करने की चाहत में यहां गौपालकों का परिवार दिन रात परिश्रम करके लोगों की भलाई, गौमाता और प्राकृतिक संरक्षण के कार्यों में कई सालों से लगा हुआ है। आइए इस दिव्य उद्देश्य में हम भी सहयोग करें और अपने भारत देश को निरोग और स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जय गौ माता, वंदे गोमातरम। जय गौ माता के साथियों, धनु टीवी का एक विशेष कार्यक्रम जो गाय के विज्ञान के ऊपर आधारित है। आज हम एक विशेष शुरुआत करने जा रहे हैं। गौ विश्वस्य मात्र है, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मजबूती के साथ कही। हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों के अंदर गौ माता की महिमा का वर्णन बहुत मजबूती के साथ चरितार्थ किया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को मजबूती के साथ कही, लेकिन आज गाय की क्या स्थिति है इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी गौ माता को मां नहीं मान के एक पशु के समक्ष देख रही है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम युवा पीढ़ी तक उस बात को, गौ माता के विज्ञान को, गौ माता की महत्ता को नहीं पहुंचा पाए। यही एक महत्वपूर्ण कारक है। आज चकाचौंध भरी इस दुनिया में कोई गाय माता के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा एक प्रयास है, हम मजबूती के साथ गाय के एक विषय को आपके सामने रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारी टीम इस दिशा में कार्य कर रही है। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ में अभी स्टूडियो के अंदर हैं विनोद भाई। विनोद भाई गो तीर्थ आश्रम से हैं और वो एक प्रकल्प का संचालन कर रहे हैं पिछले कई सालों से। स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित एक प्रकल्प जो गौ तीर्थ आश्रम के नाम से कोटेश्वर में स्थित है। मैं आप सभी को विनोद भाई के साथ लेके चलता हूं। विनोद भाई, वापस। नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है पंचगव्य से स्वास्थ्य प्रबंधन। दोस्तों, गोतीर्थाश्रम ब्रह्मलीन स्वामी शुद्धानंद जी द्वारा स्थापित एक पूर्णतः स्वावलंबी संस्थान है, जिसका उद्देश्य गव्यों से मानवता को स्वास्थ्य व गायों को स्वावलंबन देना रहा है शुरू से ही। आज भी हिमालय में भागीरथी जी के किनारे स्थित यह आश्रम स्वामी जी के आदर्शों पर चलते हुए हमारे गोतीर्थ आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष सुनील भगत जी की अध्यक्षता में पूरी टीम के साथ समाज सेवा के कार्यों में, गौ माता की सेवा में पूर्णतः समर्पित है।
स्वामी जी एक महान संत थे जो त्रिसंध्या करते थे और अपनी दिव्य प्रेरणा से स्वामी जी ने अनेक औषधियों का निर्माण जन कल्याण के लिए किया। स्वामी जी हर कार्य को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जांचते थे, परखते थे, क्योंकि स्वामी जी को यह पता था कि जो आज का आधुनिक मानव है वह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण की किसी की बात को मानेगा नहीं। स्वामी जी के इस महान कार्य के अंदर स्वामी जी का साथ दिया स्वामी जी के मित्र परम स्नेही आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर R.S. चौहान जी ने, जिन्होंने स्वामी जी की हर जिज्ञासा को वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास किया। परम आदरणीय डॉक्टर R.S. चौहान जी ने गाय के गव्यों को लेकर एक लंबी साधना की है। आदरणीय डॉक्टर साहब पिछले 38 सालों से ज्यादा से इस कार्य को साधना रूप में, खोज के रूप में, अनुसंधान के रूप में इसको पूरा कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने इन विषयों को वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अच्छे से जांचा, परखा और डॉक्टर साहब अनेक विभिन्न बड़े पदों पर रहते हुए डॉक्टर साहब ने उन पदों को सुशोभित किया, सम्मानित किया। डॉक्टर साहब हेड पैथोलॉजी वेटरनरी साइंस, हेड वेटरनरी साइंस, एच डायरेक्टर IVR, एच डायरेक्टर IBD और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब का बहुत ही लंबा एक समय रहा है इसके अनुसंधान में, रिसर्च में और इसकी साधना में। काउपैथी, हर्बल मेडिसिन जो भारतीय औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर डॉक्टर साहब ने खूब अध्ययन किया है। इम्यूनोमोड्यूलेशन और इम्यूनोपैथोलॉजी पर भी डॉक्टर साहब एक लंबा रिसर्च साधना इस विषय पर रही है। भारत की प्रमुख संस्था ICR जैसे संस्थानों के डॉक्टर साहब नेशनल रह चुके हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था जिसका बार-बार समय में नाम सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने उनको भी एक सलाहकार के रूप में अपना समय दिया और अपने ज्ञान से एक रास्ता दिया। डॉक्टर चौहान विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गाय के गव्यों को लेकर इतना गहरा अनुसंधान किया, प्रामाणिक तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बहुत से लोगों ने प्रेरणा लेके इस कार्य को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला जारी रखा। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जो आज का युवा है वो गाय के साथ आधुनिक तरीके से जुड़े, उसको समझे। तो इसी श्रृंखला के अंदर कुछ विषय हम आपके बीच में लेके आएंगे हर शुक्रवार को शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। मैं उसके बारे में थोड़ी ही जानकारी आपको देता हूं, जो विषय हमारे बीच में रहेंगे। आज हमारे बीच में जो विषय रहेगा काउपैथी यानी कि गोपैथी, उसका एक परिचय रहेगा इस कार्यक्रम का। गाय क्या है और उसकी जो भी भूमिका है, गोपैथी, इस सारे विषय के ऊपर डॉक्टर साहब अपने विचार रखेंगे। बीच में आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भी हमें दे सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम डॉक्टर साहब के समक्ष रखेंगे। अगले शुक्रवार को जो विषय रहेगा काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ, गाय और मानव का स्वास्थ्य, इम्यूनोमोड्यूलेशन, ये अगले शुक्रवार को शाम 6 से 8 के बीच विषय रहेगा। उससे अगले शुक्रवार को फिर विषय रहेगा काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ, एंटी इन्फेक्शन। तो इसी तरह से पूरी सीरीज हर हफ्ते शाम 6 से 8 बजे के बीच हर शुक्रवार को आपके बीच में रहेगी। जैसा कि हमारे परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी का एक उद्देश्य था कि गाय के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य मिले, जन जन का कल्याण हो। इसी उद्देश्य को पूर्ण करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें कुछ दिन पहले कहा कि अब ये बीमारी जो वर्तमान महामारी है गांव-गांव में पहुंच चुकी है और ये नियंत्रण के बाहर होती जा रही है और अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक समाधान पूर्णतः से नहीं आया है जिसको हम ये कह सकें कि ये ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने इच्छा जाहिर की कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर आदमी को जागरूक किया जाए, उनके बीच में जो गाय हैं उसकी इंपॉर्टेंस है उसको रखा जाए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कुछ संस्थाएं लोगों को बड़ा गुमराह कर रही हैं इस विषय को लेके, गाय के विषय को लेके डरा रही हैं, जबकि ये हजारों साल से भारतीय आयुर्वेद के अंदर वर्णित परंपराएं हैं कि हम गाय के माध्यम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज इन्हीं विषयों को परम आदरणीय डॉक्टर R.S. चौहान जी हमारे बीच में रखेंगे। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी साधना से, तपस्या से जो भी ज्ञान आपने एक लंबे समय से अर्जित किया है, इसके माध्यम से आज का जो पीड़ित समाज है उसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करें, उसको रास्ता बताएं कि वो गाय के माध्यम से अपने स्तर पर कैसे ठीक रह सकता है और गाय में ऐसी दिव्य विशेषता क्या है
जिसको लेके हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में इसको वर्णित किया, इसको प्रमाणित किया, और वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जैसा आपने बताया कि परम पूज्य स्वामी जी का मुझे सानिध्य मिला। हम लोगों ने मुझे ध्यान है करीब सन 2000-2001 से साथ मिलके काम किया था। और गौ विज्ञान से वैसे तो मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, जैसा आपने परिचय में बताया, इम्यूनोपैथोलॉजिस्ट हूँ। और इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोमॉड्यूलेशन और इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां हैं, इन सबसे संबंधित मेरा शोध करीब 38 वर्ष से अधिक का है। एक बार मुझे ध्यान है सन 2000-2001 के आसपास मध्य प्रदेश में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी गौ विज्ञान पर। वहीं स्वामी जी से पहली भेंट हुई थी, और तब से लेकर के और स्वामी जी के अंत समय तक हमारा संबंध रहा। बीच बीच में हम लोग मिलते थे। जो गौशाला में आपके यहाँ औषधियाँ बनती हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती थी, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। और स्वामी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वो जरा ये था कि वो विज्ञान को अच्छी तरह से समझते थे। मुझे जैसा ध्यान है वो एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक थे, एमएससी के। तो उनको विज्ञान में बहुत रुचि थी, और वैज्ञानिक रूप से गाय के सभी पदार्थों को, सभी चीजों को प्रमाणित करने के लिए उत्पर रहते थे। खैर, इसी दौरान जब मेरा संपर्क आया था, मैं तो ऑलरेडी इस काम में जुटा हुआ था। हुआ क्या, मैं जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करके सन 1981-82 में जब साइंटिस्ट लगा, तो कई चीजें ऐसी अनुभव हुई कि जो बड़ी विचित्र थी। गांव में जाते थे तो सुनने में आता था कि भाई खाने पीने की चीजों में अब वो वाली बात नहीं रह गई। बुजुर्ग कहा करते थे, समझ में नहीं आता था क्या है। इसी दौरान हरियाणा में जब शोध कर रहे थे, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, तो ये लगा कि भाई कहीं न कहीं जो हमारी फूड चेन है, इसमें कुछ गड़बड़ है। और उसको लेके हमने जब सोचा, तो ये पाया कि हमारे यहाँ खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक, कीट नियंत्रक, ऐसे करके ढेर सारे केमिकल शामिल हुए हैं। और वही केमिकल येन केन प्रकारेण हर प्रकार के खाद्य पदार्थों में आ रहे हैं। और उसमें जब आगे शोध हुई तो पता चला कि धीरे धीरे कोई भी खाद्य पदार्थ, अब आज की तारीख में तो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कीटनाशक, केमिकल, कोई न कोई प्रकार का केमिकल का रेजिड्यू, उसके अवशेष और माइकोटॉक्सिन, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसा कुछ ना हो। यानी यहाँ तक कि तेल, दालें, अनाज, आटा, यहाँ तक कि उस समय मुझे ध्यान है कि हमने मनुष्यों के रक्त में, माताओं के दूध में, बच्चों के दूध में इसके अवशेष पर देखे थे। और उस पर फिर मैं ICAR की तरफ से जैसे नेशनल फेलो रहा, तो इसी विषय को लेकर के, पेस्टिसाइड के ही विषय को लेकर के रहा। और हमने ये प्रमाणित किया कि जो पेस्टिसाइड की कम से कमतर मात्रा भी, जिसे नॉयल डोज कहते हैं, नो एडवर्स इफेक्ट लेवल डोज, ये मात्रा जब शरीर में जाती है तो केमिस्ट ये कहते थे, या जो पेस्टिसाइड के वैज्ञानिक हैं या कंपनियां हैं, वो ये कहती हैं कि इस मात्रा से शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो हमने ये सिद्ध किया विभिन्न प्रयोगों से। करीब मेरे ख्याल से 20 साल इस काम को लगे हमें इस्टेब्लिश करने में, और 40 से अधिक हमने पेस्टिसाइड टेस्ट किए, चूहों में, मुर्गियों में, रेट्स में, रैबिट्स में। और उसमें ये पाया कि भाई ये जो कम से कमतर मात्रा है पेस्टिसाइड की, जिसे नॉयल डोज कहते हैं, ये भी शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है। और वो दुष्प्रभाव यूं तो अनेकों प्रकार के हैं। मैं इस पूरी श्रृंखला, जैसे आपने अभी बताया था प्रारंभ में, तो पूरी श्रृंखला में बीच बीच में सभी चीजों को लाऊंगा। लेकिन जो मुख्य रूप से था, वो शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे कमजोर करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता, शरीर की रेजिस्टेंस, इसको कम करते हैं। और जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है
तो हम बीमारियों के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। ऐसे में हमें अनेक बीमारियां लगने लगती हैं, नए नए इन्फेक्शंस आते हैं, कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी सब समस्याएं पेस्टिसाइड के अवशेष जो खाने पीने की वस्तुओं में हमारे यहाँ आ गए हैं उनसे होती हैं। हमने इसका प्रयास किया कि कई स्तरों पर कि भाई पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम कैसे कराया जाए या न कराया जाए। तो उसमें भी सहमति नहीं बनी वैज्ञानिकों के बीच। ये रहा कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको पेस्टिसाइड से जो ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन करना ये हमारी चुनौती है। तो अन्न उत्पादन ज्यादा तभी होगा जब पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग होगा, तो उसे तो हम बंद नहीं कर सकते। तो फिर हमने ऑल्टरनेट सोचने शुरू किए और उस ऑल्टरनेट की श्रृंखला में जो जड़ी बूटियां थी और सबसे पहले जो नाम आया वो पंचगव्य काउपैथिक आया। जैसा आपने प्रारंभ में बताया था कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है पंचगव्य, देसी गाय का सानिध्य और देसी गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं। वो 5 चीजें क्या हैं देसी गाय से प्राप्त? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। अब आयुर्वेद शास्त्र में इनका वर्णन है कि इन 5 को मिलाकर प्रयोग करने से या इन 5 को अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने से अलग अलग भी शरीर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं और हर एक इंग्रेडिएंट का हर एक उसका अलग से प्रयोग है। दूसरे, जो गाय के पर्टिकुलरली मैं नाम लूं आपको तो गोमूत्र, इसमें क्या होता है कि आयुर्वेद की तमाम औषधियां इसमें प्रोसेस करके डिटॉक्सिफाई की जाती है। माने देसी गाय का जो गोमूत्र है इसमें शोधित की जाती है, इसकी भावना दी जाती है आयुर्वेदिक औषधियों में, जिससे उनके टॉक्सिक पदार्थ निकल जाते हैं। माने ये था कि संपूर्ण रूप से जिसको संस्कृत में पंचगव्य कहा गया, गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं, जब हमने इन पर शोध किया और इस बात पर इसकी रिसर्च पर जब पेपर पब्लिश किए तो ये आई भावना कि भाई आपका तो संस्कृत और हिंदी में आम आदमी कैसे जानेगा। तो आजकल जैसे विज्ञान का युग है, अंग्रेजी के बिना काम चलता नहीं, तो हमने इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू किया इसको और इंग्लिश में इसी पंचगव्य को हमने नाम दिया काउपैथी। जैसे नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, ऐसे ही काउपैथी। माने काव से प्राप्त वस्तुओं से मानव शरीर की या जीव की रक्षा करना, जीव की चिकित्सा करना, जीव के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और सिर्फ जीव के ही स्वास्थ्य की नहीं, हमने जैसे ब्रॉड टॉपिक लिया है काउपैथी एंड हेल्थ मैनेजमेंट। तो काउपैथी हेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ आदमी का नहीं, हेल्थ मैनेजमेंट पशु का, हेल्थ मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का, हेल्थ मैनेजमेंट सॉइल का, हेल्थ मैनेजमेंट आपके आंतरिक वातावरण का, बाह्य वातावरण का। तो माने सभी प्रकार का जो हेल्थ मैनेजमेंट है, जो स्वस्थ रहना है, तो काउपैथी के माध्यम से सभी चीजें अचीव की जा सकती है। काउपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद का है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और अंग्रेजी में इसी को एक कहावत के रूप में कहा गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माने कि बीमारी होने ही न पाए, बीमारी होने पर चिकित्सा करने की अपेक्षा हमको ऐसा मजबूत शरीर कर लें कि जिसमें बीमारी न होने पाए। और जब बीमारी नहीं होगी या होगी भी तो बड़े हल्के से होगी, तो प्रश्न ही नहीं उठता आगे चिकित्सा का या लंबी चौड़ी दवाइयों का या हॉस्पिटल का। तो बेसिक प्रिंसिपल जो काउपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मींस प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। माने कि अगर स्वस्थ व्यक्ति गाय से प्राप्त ये चीजें गाय के सानिध्य में ऐसे करते हैं, रहते हैं या इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार से, तो वो स्वस्थ रहेंगे, उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी वेल बीइंग अच्छी रहेगी, उनका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, उनके आसपास का जो वातावरण है वो ठीक रहेगा। ऐसे करके और एक शुद्ध और
कैसा वातावरण जिसमें सभी के जीवन की संभावनाएं हों। जैसे हम काउपैथी में जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे साथ में, तो एग्रीकल्चर में केमिकल आता है पेस्टिसाइड, मींस ऐसे केमिकल जो कीटों को मारते हैं। हम लोग काउपैथी के माध्यम से, जो मैं यहाँ पर आगे किसी श्रृंखला में बताऊंगा डिटेल में, कि उसमें बनाते हैं हम लोग कीट नियंत्रक। मींस कि जो गाय से प्राप्त चीजों से जो औषधियों का निर्माण करेंगे, जो चीजें बताएंगे, उससे कीट भाग जाएंगे, कीट रहेंगे नहीं आपके पास, और उनसे आपका बचाव हो जाएगा। और कीट भी वातावरण में बने रहेंगे, उनका कहीं न कहीं इस प्रकृति के संतुलन में उनका भी योगदान है। ऐसे करके उनका मारा भी नहीं आपने और उनको दूर भगा दिया। कीट नियंत्रक या पेस्ट रेपेलेंट, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। काउपैथी की जो प्रारंभ हमने किया, जो शुरुआत की, इस पर जो रिसर्च की और उसमें इतना सारा समय जो हमारा लगा, उसका मूल रूप से मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि जो केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो हानिकारक प्रभाव हैं, उनको कैसे कमतर किया जाए, उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, उनके प्रभावों से कैसे बचा जाए। क्यों? क्योंकि केमिकल के प्रभाव से इम्यूनिटी कम हो गई, और जो इम्यूनिटी कम हो गई उसको बढ़ाने का या नियंत्रित करने का या इम्यूनिटी को बैलेंस करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। विशेष रूप से एक जिक्र आता है आजकल मॉडर्न मेडिसिन का। मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी जिसे कहते हैं। पहले तो मैं एक और बता दूं आपको कि आजकल एक नया सिस्टम चला है, कई लोग जिक्र करते हैं कि एलोपैथी मेन सिस्टम है, और हमारे जो आयुर्वेद या काउपैथी या होम्योपैथी किसी चिकित्सा को जब वो लोग बोलते हैं तो कहते हैं ऑल्टरनेट अप्रोच, ऑल्टरनेट थेरेपी। मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारे वाली पैथी जो है ये अल्टरनेट नहीं है, ये ओरिजिनल है, ट्रेडिशनल पैथी है। जबकि एलोपैथी अदर थी। एलोपैथी का संधि विच्छेद करेंगे तो एलो और पैथी, एलो मीन्स अदर, माने जो ट्रेडिशनल पैथी थी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा की अलग अलग ब्रांचेस थी, उनसे अलग होके जो अंग्रेजी पैथी चलाई उसको नाम दिया एलोपैथी। तो ट्रेडिशनल हमारी जो पैथी है ये ओरिजिनल है, हम ऑल्टरनेट का ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, हम ओरिजिनल पैथी हैं, ओरिजिनल चीजें हैं हमारे पास। और वो ओरिजिनल चीज क्या है? सब नेचुरल है, मींस उनके कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देती, बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और उनसे लाभ ही लाभ मिलता है। तो जो इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि जो हार्मफुल केमिकल हैं की वजह से जो इम्यूनिटी हमारी कम हो गई, डाउन रेगुलेट हो गई, रिड्यूस हो गई, सप्रेस हो गई, डिप्रेस हो गई, उसको बढ़ाने के क्या उपाय है? अब अगर मान लीजिए अंग्रेजी दवाओं में कोई ऐसा देखें कि जो इम्यूनिटी को बढ़ा दे, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाता ही चला जाएगा। मैं यहाँ आपको एक और क्लियर कर दूं, डिटेल तो लेंगे, उसमें पूरा इम्यूनिटी की चीजें बताऊंगा डिटेल में। होता क्या है कि इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल में है तो बिल्कुल ठीक है। इम्यूनिटी का लेवल अगर कम है तो कम होने पे भी घातक है, और ज्यादा है तो ज्यादा होने पे भी घातक है। इम्यूनिटी का लेवल जब कम होता है तो शरीर की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है अनेक इन्फेक्शंस के लिए, नए नए इन्फेक्शंस के लिए। अभी मैं जैसे उदाहरण के लिए आपको दूं उदाहरण, तो कोरोना इन्फेक्शन आया, एक नया इन्फेक्शन था, शरीर की इम्यूनिटी कम थी, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, बीमारी हुई। अभी कोरोना में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ, तो अभी आप ब्लैक फंगस का नाम सुन रहे होंगे, म्यूकरमाइकोसिस, माने हमने शरीर की इम्यूनिटी और ज्यादा कम कर दी तो म्यूकरमाइकोसिस फंगस लग गई। म्यूकरमाइकोसिस ओरिजिनली इतना पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट जब इम्यूनिटी कम होती है तो इसे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की कैटेगरी में रखा था। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, जब इसे मौका मिलेगा तो शरीर में बीमारी कर देगा। तो इम्यूनिटी कम है तो ये बीमारी कर रहे हैं, अगर इम्यूनिटी कम नहीं होती, कम नहीं होगी जिनके शरीर में, उनको ये बीमारी कर ही नहीं सकते। तो दूसरा रहता है इम्यूनिटी का ऑप्टिमम लेवल, जो बराबर का एक स्तर इतना बना है इम्यूनिटी का कि जिसकी वजह से कोई बीमारी ना होने पाए। और एक तीसरा लेवल रहता है कि इम्यूनिटी का हायर, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल हो जाए। अगर इम्यूनिटी का बढ़ा हुआ लेवल हो जाएगा तो वो एलर्जी करेगा,
और उसमें हम लोग 4 प्रकार की एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफाई करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आगे वाले सेक्शंस में डिटेल में बताऊंगा। तो माने इम्यूनिटी का ज्यादा, इम्यूनिटी का कम होना भी अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी का एक ऑप्टिमम स्तर पर। आपके शरीर के लिए ऑप्टिमम स्तर कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे के लिए वो कुछ और हो सकता है। और ये बैलेंसिंग ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ये इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए जो नेचुरल चीजें हैं, और विशेष रूप से जो गाय से प्राप्त जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे काउपैथी में, ये बेस्ट मानी गई हैं, बेस्ट सिद्ध हुई हैं अभी तक रिसर्च के द्वारा, कि इनसे जो प्रभाव आते हैं वो इम्यूनिटी के स्तर को इतना बढ़ाते हैं कि जो हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं आए और उस व्यक्ति में कोई बीमारी भी ना हो, और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते। दूसरा क्या है कि ये सारी चीजें नेचर के नजदीक है, प्रकृति के नजदीक है, इसीलिए हम इनको प्राकृतिक रूप से नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। कि गाय और हम जैसे अनाज खाते हैं, दाल सब्जी ये खाते हैं, गाय के लिए जो अनाज हम लोग खाते हैं उसका जो रिजिड्यू बच जाता है, जिसे भूसा कहेंगे या कड़वी कहेंगे, ये जो बच जाते हैं उन्हें गाय खाती है। माने गाय का और हमारा कोई फूड कंपटीशन नहीं है। हमारे अनाज उत्पादन में जो कृषि की चीजें बच जाती हैं उनको गाय खाती है, और उन वेस्ट चीजों को खा के गाय उनको अच्छे रूप में हमको देती है। चाहे उसमें दूध है, चाहे उसमें गौमूत्र है, चाहे उसमें गोमय है, एक से एक इनके गुण हैं, एक से एक इनके आगे गुणों का हम लोग वर्णन करेंगे। आप गो माता कहा गया गाय को, पुराने साहित्य में सभी में है, हम लोग भी आजकल कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं, तमाम लोग हमारे देश में गाय पूजी जाती हैं, गौ माता की आरती होती है, गौ माता की कथाएं कहते हैं। हमने बाकी किसी एनिमल को तो नहीं कहा। मैंने अपने प्रयोगों में जब डिटेल बताऊंगा साइंटिफिक फैक्ट सारी चीजों के, तो उनमें ये पाया कि जैसे गाय के गोमूत्र में, गाय के दूध में, इनमें ऐसे ऐसे गुण हैं कि जो और किसी पशु के उसमें नहीं है। चाहे वो भैंस है, बकरी है, संकर गाय है, विदेशी गाय है। हाँ, मैं ये भी और क्लियर कर दूं कि जो ये सारे गुण की मैं बात कर रहा हूं, जो काउपैथी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ देसी गाय। देसी गाय माने हमारे यहाँ देश में करीब 50 नस्लें हैं अभी देसी गाय की, और 50 नस्लें जो हैं वो 3-4 भागों में बांटी गई थी। एक हमारी जो महत्वपूर्ण थी वो थी भारवाही नस्लें, दूसरी ड्यूअल देने वाली, और बैल अच्छे उत्पादन करने वाली, और कुछ दोयम, दोनों तरीके की चीजें। हमारे यहाँ गाय को जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तीसरी चौथी क्लास से ही हम लोग पढ़ना शुरू करते थे। तो कृषि प्रधान देश है माने कि हमारे यहाँ घर पे गाय पाली जाती थी, एक दो नहीं, 10, 20, 50, 100 एक परिवार में होती थी। गाय से बछड़ा जब पैदा होता था तो जैसे अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अपने घर में बच्चा होता है, उससे ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी जब गाय से बछड़ा पैदा होता था। और करके क्योंकि एक बछड़ा पैदा हुआ तो हमारे फ्यूचर कई साल के लिए खेती की समस्या का समाधान उससे जी होगा। डॉक्टर साहब जी। अब हमने समझा क्या कि हमने गाय को दूध के लिए, वैज्ञानिकों ने एक स्तर ऐसा आया सन 55-56 के बाद से कि गाय को सिर्फ दूध की कैटेगरी में ले लिया और विदेशी से तुलना करने लग गए। तो विशेष विदेशी नस्लें जो दूध ज्यादा देती हैं, वो दूध तो ज्यादा है, बट पहली बात तो वो दूध की क्वालिटी ठीक नहीं है। आगे वाले व्याख्यान में आएंगे वो बातें। दूसरे तो किसी काम की, और दूसरा हमने संकरित करके लिया अपने यहाँ। खैर, तो गाय की बात बता रहा था कि गाय माता मीन्स गाय से जो बैल प्राप्त होते थे, बछड़े, उनसे खेती होती थी, उससे अन्न उत्पादन होता था। और दूसरा गौ माता। और क्यों कहा गया? कई प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि गाय कोई भी प्रकार की चीजें जब खाती हैं तो उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसे अपने शरीर में रिटेन कर लेती है, उसके अपने शरीर में रोक लेती है। और गाय से जो सिक्रीशंस बाहर आते हैं, जैसे दूध है, मूत्र है, गोबर है, तो इनमें उन टॉक्सिन्स के रेजिड्यू नहीं आते। गाय के शरीर में, उसके लीवर में और मसल्स में एक्यूमुलेट होते हैं। तो वो माने जैसे अपनी माता बच्चे को
अच्छा भोजन खाने पीने को देती हैं। ऐसे ही गाय गाय के हम लोग जैसे बच्चे हुए, हमने माता कहा, तो गाय अपने पास रख लेंगी और अच्छी अच्छी चीजें हमको देंगी उपयोग के लिए। और मानव के लिए, मानव की स्वास्थ्य के लिए, मानव के रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, कृषि के लिए गाय तो एक वरदान है। क्या कि गाय से प्राप्त हर चीज, चाहे तो उससे खेती में काम आने वाले आपके जितने केमिकल हैं, आप उनकी बात करिए, सबका सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल कहने लगे हैं। मैं तो देसी खेती कहता हूं। मुझे ध्यान है मेरे बचपन में, आज से 50-60 साल पहले गांव में जो खेती होती थी उसमें न तो कोई फर्टिलाइजर डालते थे, न कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालते थे। अब देसी खेती कहने में हमको शर्म आती है, तो अब ऑर्गेनिक फार्म नाम दे दिया, नेचुरल फार्मिंग नाम दे दिया, कोई भी नाम दीजिए। तो गाय से प्राप्त कुछ चीजें ऐसी हैं, गाय से गोबर से फर्टिलाइजर बनाइए, बायो फर्टिलाइजर बनाइए, डायनेमिक फर्टिलाइजर बनाइए, या इनसे पेस्ट रेपेलेंट बनाइए। विभिन्न प्रकार के खेती में प्रयोग होने वाली चीजें आप बना लेंगे। गौ अमृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, तो वो खेती के लिए सर्वथा अनुकूल है, उपयोगी है, और उससे पैदावार में भी कोई असर नहीं पड़ता, और खाने पीने की चीजों में वो टॉक्सिन्स और केमिकल्स नहीं आते। तो एक तो प्रस्तावना के रूप में मैं ये कहना चाहता था कि जो हमने काउपैथी की शुरुआत की, और काउपैथी पर एक व्याख्यान माला इसमें रखेंगे कई दिन। तो काउ के जो प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट, एक एक सिस्टम को लेके, एक एक चीजों को लेके किन किन समस्याओं को इससे दूर किया जा सकता है, उसके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, क्या क्या अभी तक अनुसंधान हुए हैं, क्या क्या अनुसंधान होने और चाहिए, और किस प्रकार से हम मानव जीवन को और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो काउपैथी के प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन। इम्यूनोमॉड्यूलेशन माने कि इम्यूनिटी को बेसिंग करना, सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, बढ़ाना भी और घटाना भी, दोनों। अभी पिछले दिनों एक वेबिनार में मैं कहीं था, वहां किसी ने प्रश्न पूछा, एक दूसरे कोई वैज्ञानिक जवाब दे रहे थे, तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। क्या था कि उन्होंने पूछा था कि ऑटो इम्यूनिटी अगर है और उसमें क्या इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि काउपैथी की जो मेडिसिन हैं या जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, वो इम्यूनिटी को बैलेंस करते हैं, बढ़ाएंगे भी घटाएंगे भी। एक और मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे इंग्लिश मेडिसिन है, पर्टिकुलरली आप एंटीबायोटिक को ले लीजिए। एंटीबायोटिक सन 1935 में पहली एंटीबायोटिक बनी थी, पेनिसिलिन, और तब से लेके अब तक सैकड़ों प्रकार के एंटीबायोटिक्स की खोज हो चुकी है, और हर 2-3 साल 4 साल में वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है, एक नया एंटीबायोटिक मार्केट में आता है। जबकि हम देखते हैं कि जैसे तुलसी के पत्तों का काढ़ा आज से 1000 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, अब भी आप पत्ती लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए, पीजिए, और आपका सर्दी जुकाम और इसमें आराम आएगा, और तमाम तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म, एंटीबैक्टीरियल काम करती है बहुत अच्छा। इससे तो नहीं हुई अभी तक, इससे तो इफेक्ट नहीं आए। कारण क्या है कि जब केमिकल यूज करते हैं तो वो केमिकल शरीर की या तो किसी चीज को बढ़ाता है या किसी चीज को घटाता है, और वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जबकि जो प्राकृतिक रूप से हम चीज लेते हैं, चाहे वो हर्ब्स है, चाहे काउपैथी सिस्टम है हमारा, तो ये बैलेंस करती है चीजों को। एक जैसे गौमूत्र का लें, मान लीजिए दूध का लें, तो क्या है इनमें बैलेंस, कुछ चीजें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं इसमें, क्या कोई चीज को बढ़ाएंगे, कुछ घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, माने एक बैलेंस बना के रखेंगे। जबकि इंग्लिश मेडिसिन की एक क्या खासियत है कि वो किसी चीज को या तो बढ़ाती है या घटाती है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज की दवा ले लें या बीपी की दवा ले लें, तो बीपी की दवा आप लेंगे, मान लीजिए हाई बीपी है, उसकी दवा ले रहे हैं, तो कोई दवा अगर ज्यादा मात्रा में ले लें तो इतना कम कर देगी बीपी कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। जबकि जो आयुर्वेदिक टाइप की मेडिसिन लेंगे, नेचुरल चीजें, वो जो आपका बीपी उसको इतना बढ़ने देगी। तो काउपैथी सिस्टम की जो हमारी औषधियां होंगी, जो काउपैथी सिस्टम की जो रिसर्च की हम लोग बात करें, वो एक तो एक बैलेंसिंग, इम्यूनिटी का बैलेंसिंग करना, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। दूसरा एक है इनका बायो एनहांसर। बायो एनहांसर में क्या है कि काउपैथी सिस्टम में
जो बॉडी में जब प्रयोग करते हैं तो ये शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, शरीर की एक्टिविटी को टोन अप कर देती है, शरीर की सेल्स को टोन अप कर देती है, शरीर की जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी बढ़ा देती है। और यहाँ तक कि हमारा एक यूएस पेटेंट भी है कि ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, कि ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन जैसे आमतौर पर 8-9 महीने तक खाते हैं, तो एक पेटेंट यह है कि अगर गौमूत्र के साथ दवाएं लेते हैं तो दवा की मात्रा कम हो जाती है और ड्यूरेशन भी कम हो जाता है इससे। क्यों? क्योंकि इसके साथ वो दवाएं जाने से गौमूत्र के साथ सेल में परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो दवा की मात्रा ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर चली जाती है और ऐसे बायो एनहांसिंग इफेक्ट एक आता है इनका। माने 1 और 1 11 है, जैसे कोई और औषधि ले रहे हैं गौमूत्र के साथ ले रहे हैं तो उसका 1 और 1 11 है, ऐसे इफेक्ट में बायो एनहांसिंग। और क्या है? जैसे डायबिटीज, डायबिटीज में जैसे इम्यूनिटी की बात कर रहा था मैं, तो ऐसे ही डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति आती है, तो बैलेंसिंग करना, न कम हो न ज्यादा हो। इसी प्रकार लीवर के फंक्शंस, इसी प्रकार हार्ट के फंक्शंस, इनको बैलेंस करना, इनको बैलेंस करना, बॉडी में इनकी बैलेंसिंग रहे, इनका एक ऑप्टिमम लेवल रहे, सभी चीज का एक नियंत्रित मात्रा में रहे, एक नियंत्रण में रहे, ऐसे करके काओपैथी सिस्टम जो है वो काम करता है। और इससे हेल्थ को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, कैसे कोई अगर रोगी है तो उसका कैसे करेंगे, उसका करेंगे, कैसे रहन सहन में अंतर आएगा, ये सबके प्रभावों का हम लोग आगे देखेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। ये शोध प्रारंभ किए थे, शुरुआती तौर पर तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आई। उन दिनों माननीय मुरली मनोहर जोशी जी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे, उनके निर्देशन में डॉक्टर मार्सेलकर साहब थे CSIR के डायरेक्टर जनरल, उनके निर्देशन में हम लोगों की एक कमेटी थी, वो सारी चीजों को देखती थी, तो तभी पेपर भी पब्लिश हुए। और उस समय मुझसे कहा गया कि भाई वो DST DBT में एक प्रोजेक्ट सबमिट करिए। मुझे ध्यान है कि DBT में जब मैंने इस विषय को लेके एक प्रोजेक्ट सबमिट करके और वहां डिस्कशन के लिए गया, तो मेरे प्रेजेंटेशन के बाद वहां जितने उपस्थित वैज्ञानिक थे उन लोगों ने हंसी उड़ाई और कहा, चौहान जी आप पर कोई काम ही नहीं रह गया यार, गैया के पेशाब पे काम करेंगे। ये स्थिति थी 1999-2000 के आसपास। आज वही DST आज सूत्र पिक के माध्यम से, अब 20 वर्ष तो लगे इन चीजों को सुधारने में, अब वो भी बात का लोहा मानते हैं कि हाँ, काओपैथी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए चीजें हैं, इन पर शोध होना चाहिए। और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, माननीय जो हर्षवर्धन जी हैं आजकल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, उनके निर्देशन में करीब 10 करोड़ रुपए DST ने 10-10 करोड़ और संस्थाओं ने रखे हैं इस आगे शोध करने के लिए। तो माने अब शुरुआत होगी, लोग शोध कर रहे हैं, इस पर पूरा वैज्ञानिक शोध भी होगा। मैंने तो घर पिछले बताया आपको कई वर्षों से इस पर शोध किया है। तो जब मैंने शोध प्रारंभ किया था तो ऐसे ही कई साथी कहते थे कि भाई क्यों आप इसको विषय को लाना चाहते हैं, क्यों इसको रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं उनको जवाब देता था कि भाई आप ये देखिए कि एलोपैथिक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था आयुर्वेदिक का, उसको इतर करके हमने एलोपैथिक सिस्टम आया, अंग्रेजी दवा कंपनियां आई। अब हम सब जानते हैं कि आज क्या स्थिति है। मैं एक बार कई हॉस्पिटल का वो रहा, डायरेक्टर था, तो उनकी औषधियां खरीदनी थी, तो एक बार ऐसे ही टेंडर हुआ और उसमें यह था कि नेगोशिएशन में डिस्काउंट की बात करते हैं कि कितना डिस्काउंट हो सकता है दवाओं पे। मैं सोचता था 5-10% डिस्काउंट मिल जाएगा तो हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको औषधि ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी। जब हम लोग आए बात करने कमेटी के सामने, आप कल्पना कर सकते हैं उन्होंने 70% डिस्काउंट तक की मेरे सामने पेशकश रखी थी। तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा घालमेल है इनमें, औषधियों में कितना बड़ा घालमेल है अंग्रेजी दवाओं में कि कल्पना नहीं कर सकते। 10 पैसे की दवा 10 रुपए की या 100 रुपए की मिलती है, ऐसे करके। खैर वो एक अलग बात है। माने इंग्लिश मेडिसिन आई, हमने अपनाया, अपनानी भी चाहिए थी, हमारे कष्ट निवारण होते हैं, जरूरत के समय काम भी आती हैं।
कुछ विधाएं हैं, सर्जरी है, जरूरत की इंग्लिश मेडिसिन से उनका प्रयोग सही है, लेकिन आम जैसे मान लीजिए सर में दर्द हुआ, तुरंत बच्चे गोली खा लेते हैं दर्द की, तो उसके लिए हम लोग ऐसे प्रयोग न करें। उसमें आयुर्वेद का, काउपैथी सिस्टम का, इनका सहारा ले सकते हैं। हमेशा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज करेंगे तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने इस पर अनुसंधान किया कि कोई भी, मैं आपको बताऊं, कोई भी एक भी अंग्रेजी दवा ऐसी नहीं है जिनके साइड इफेक्ट्स ना हो। इनके बुक्स आती हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, उनमें आप पढ़ेंगे कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। हर औषधि के कोई साइड इफेक्ट्स है। एक क्या होता है कि आज एक मेडिसिन की खोज हुई मान लीजिए, तो वो मेडिसिन को कहा जाएगा ये वंडर ड्रग है, वंडर ड्रग है, गेम चेंजर है, और उसको प्रयोग करने के लिए मार्केट में उतार दिया। वही बात 2-3 साल जब मार्केट में रहती है तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और 3-4 से गायब हो जाती है। आपने, हमने सबने देखा होगा बचपन से लेके अब तक तमाम दवाएं ऐसी हैं। एक मैंने 8-10 की बात है, एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक शोध पढ़ा था। उसने ऐसी करीब 100 दवाओं पर स्टडी की कि जिनमें नोबेल प्राइज मिले थे या जिनको बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रग माना गया था, उन्होंने पाया तो उनमें से 2/3 दवाएं तो मार्केट से गायब ही हो चुकी हैं, है ही नहीं है। सिर्फ 1/3 दवा एग्जिस्ट करती हैं, वो भी इमरजेंसी मेडिसिन, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। माने जो केमिकल मॉलिक्यूल है उसके बॉडी में निश्चित रूप से कोई न कोई तो साइड इफेक्ट आने ही हैं। बाहर से हम कोई भी केमिकल जब इंट्रोड्यूस करते हैं शरीर में तो उनके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो मैंने अपने साथियों को यही जवाब देता था कि भाई जो इंग्लिश मेडिसिन जो भी आई एलोपैथिक सिस्टम से हम भी यूज करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट कितने हैं? पैसा तो पैसा खर्च होता है। हम शरीर में एक केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में और ज्यादा हानिकारक हो रही है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि भाई हमने स्टीरॉयड देखे, कोरोना की रोकथाम करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टीरॉयड की वजह से हुई म्यूकरमाइकोसिस आ गई। अब म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट करिए तब तक कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। माने एक प्रॉब्लम को आप खत्म करना चाहेंगे तब तक दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी को खत्म करना चाहेंगे तब तक तीसरी शुरू हो जाएगी। जबकि जो काउपैथी जो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी ऐसे हानिकारक प्रभाव नहीं आने हैं। इनसे आपको लाभ ही लाभ होना है और लाभ के अलावा और कुछ नहीं। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। ऐसे करके मैंने ये बातों के जवाब उस समय पे दिए थे, वो मैंने शेयर किया आपके साथ। दूसरे जितने केमिकल्स प्रयोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पेस्टिसाइड में बहुत काम किया। जैसे घरों पे हम लोग मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट लगा देते हैं या एक ऑल आउट लगा देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें डी ट्रांसएलेक्सिन नाम का केमिकल होता है, और आप उसके साथ जो पर्चा आता है उसे पढ़ के देखिए। अगर कोई भी मेरा साथी जो भी सुन रहा हो वो उसे नंगी आंखों से पढ़ पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि उसका फॉन्ट साइज 4 या 5 पॉइंट होता है। मैं तो कभी पढ़ नहीं पाया उसे बिना लेंस। तो कोई पेस्टिसाइड के साथ एक कागज जाता है, या कोई गृहिणी जब घर पे ये लेके आती है, ऑल आउट लगाती है, कोई कैसे पढ़ सकता है उसे? उन शब्दों की इतनी छोटा आकार रहता है, इतना छोटा फॉन्ट साइज होता है कि वो पढ़ने में ही नहीं आता। और अगर उसे आप पढ़ लें तो आप घर पे कभी उपयोग नहीं कर सकते। इतने खतरनाक केमिकल है, उनका इस्तेमाल होता है, उनसे इम्यूनिटी डाउन रेगुलेट होती है, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, और हम बंद कमरों में ऑल आउट लगा करके सोते। ये एक केमिकल हुआ। जैसे घर की साफ सफाई में है, रेड कलर में यूज करते हैं। अगर घर पर अनाज में डालते हैं गोली सल्फात या क्या खेतों में डालते हैं। माने हर परिवार से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के सभी जगह। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो खेती वेती से कोई मतलब नहीं, हम तो दूर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। अरे भाई सब्जी तो खाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है जो वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी ज्यादा चमकीली सब्जी होगी वो समझिए कि उसमें उतना ज्यादा पेस्टिसाइड पड़ा होगा। और यही नहीं, पेस्टिसाइड स्प्रे
करके और उसके तुरंत बाद हार्वेस्ट करते हैं फलों को, सब्जियों को, ताकि उसकी क्वालिटी ज्यादा समय तक स्टोर की जा सके। दूसरे क्या करते हैं, कई बार ये देखा होगा आपने कि जो सब्जी की दुकान है वो सब्जी पानी में भिगो के रखते रहते हैं, उनकी ताजी बनी रहती है, जो आप घर पर लेके आते हैं वो सूख जाती है। माने वो कई बार ऐसे पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और जो केमिकल्स में डुबो के सब्जियां रखे रहते हैं ताकि वो उनकी खराब नहीं होती, उनकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है फलों की, सब्जियों की। और ऐसी सब्जियां जब अपने लोग खाते हैं तो ढेर सारे केमिकल शरीर में जाते हैं और उनसे अनेकानेक समस्याएं पैदा होती हैं, और मुख्य रूप से इम्यूनिटी को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न मेरा जी इम्यूनिटी लेकर के है। और आज जी से नहीं, 40 साल से है। हमेशा मैं ये बात को कहता रहा हूं कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी, तो हमें बीमारी होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो बहुत हल्के से होके रह जाएगी। दूसरे, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर मजबूत है और ठीक है, अच्छी तरीके से है, तो जो हम वैक्सीन लेंगे, कोई और दवा भी खाएंगे, कोई और औषधि भी प्रयोग करेंगे, तो उसके भी उचित प्रभाव मिलेंगे। मैं आपको उदाहरण दूं, एक मान लीजिए किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है और कोरोना की बात चल रही है तो कोरोना का टीका लगा दिया। अब उस व्यक्ति के अंदर शरीर में इम्यूनिटी की ताकत इतनी नहीं है कि वो वैक्सीन को रेस्पॉन्ड कर सके, तो उसमें इम्यूनिटी बनेगी नहीं, और उसमें जब इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं बनेगी तो उसको कोरोना हो जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि साहब देखो वैक्सीन लगी थी और वैक्सीन की वजह से भी इसको बीमारी हो गई। तो बीमारी वैक्सीन की वजह से नहीं हुई, उस व्यक्ति के शरीर में कमजोरी थी। और कमजोरी क्यों करके थी? क्योंकि हमारी फूड चेन, जो हम खाद्य श्रृंखला जिसमें भोजन कर रहे हैं, वो सब में कहीं ना कहीं कोई केमिकल है, व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है। तो ऐसे सभी पहलुओं पर शरीर की इम्यूनिटी को बैलेंस करना, हमारा किसी पैथी से कोई वैरभाव नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि एक होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एक होता है सिनर्गिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक माने एक दूसरे के विपरीत, और सिनर्गिस्टिक माने एक दूसरे के साथ। हमारे जो काउपैथी सिस्टम रहेगा ये सिनर्गिस्टिक इफेक्ट वाला है, दूसरी पैथी के साथ चलने वाली चीजें। माने कि जैसे काउपैथी प्रयोग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ रहने के लिए उससे काम कर रहे हैं, वो वैक्सीन लगवाते हैं, तो उनके शरीर में जो वैक्सीन के प्रति इम्यूनिटी बनेगी वो कहीं बढ़िया होगी अपेक्षाकृत दूसरे व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो इम्यूनिटी बनाने वाले कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स को काउपैथी सिस्टम ने ऐसा मजबूत कर रखा है कि वो तुरंत से तुरंत वो इम्यूनिटी को अच्छी बना दे। एक और हमने देखा होगा, कई बार ये आता है कि साहब वो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते और वो ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता, और शिकायत आती है कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई साहब, तो दूसरा एंटीबायोटिक देंगे, उससे रेजिस्टेंस हो गई, तीसरा एंटीबायोटिक देंगे। ये जो रेजिस्टेंस हो गई, ये क्या मतलब है? काउपैथी वाली चीजों के साथ अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो रेजिस्टेंस नहीं होगी। दूसरे क्या है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं जो प्रभावी नहीं है, उनके कारण कई हैं। एक जो मुख्य है वो मैं और थोड़ा सा और 5-7 मिनट का समय लूंगा आपका, कि जो अंग्रेजी दवाओं के फलस्वरूप एंटीबायोटिक जो है, ये माने दो प्रकार की है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल। ये मान लीजिए बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसे मारती नहीं है, और बचे हुए बैक्टीरिया को शरीर की कोशिकाएं खा के खत्म करती है। अब कल्पना करिए कि एंटीबायोटिक ने अपना काम कर दिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, लेकिन शरीर की कोशिका में दम ही नहीं था इतना जो बैक्टीरिया को मार सके, तो बैक्टीरिया तो जो के तुम रह गए। अब जैसे ही एंटीबायोटिक की थेरेपी को कम करेंगे, विड्रॉ करेंगे, वो व्यक्ति में फिर दोबारा से बीमारी हो जाएगी। यानी कि शरीर की जो रेगुलेशन था इम्यूनिटी का, वो प्रभावित था। ऐसे में एंटीबायोटिक और देके और उनसे इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, ये नितांत ही हानिकारक होता है। मेरा इसी वजह से ये सिस्टम को लेके जो विश्वास है या जो मैंने शोध किए हैं, उन शोध परिणामों को मैं आगामी श्रृंखला में एक एक करके सभी को बताऊंगा। जैसे इम्यूनिटी क्या है, कितने प्रकार की होती है, नॉर्मली क्या होता है, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे कितनी बढ़ा सकते हैं,
कैसे बढ़ी हुई नुकसानदायक हो सकती है, कैसे ऑटो इम्यूनिटी नुकसानदायक हो सकती है, कैसे आयुर्वेदिक सिस्टम या काउपैथी सिस्टम से बढ़ी हुई इम्यूनिटी फायदेमंद है, कैसे वैक्सीन से फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ऐसे सभी विषयों को लेकर के, इम्यूनोमॉड्यूलेशन को लेकर के, बायो एनहांसर को लेकर के आगामी सभी व्याख्यानों में इन बातों का आगे से विस्तृत वर्णन करेंगे। और इसी विषय में जो भी हमारे दर्शकों के, पाठकों के जो भी प्रश्न होंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर आपने ध्यान से मुझे समय दिया, मुझे सुना ध्यान से। अब कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न ले सकते हैं, मुझे प्रसन्नता होगी उनके जवाब देने। विनोद जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया और मैं तो इसी बीच में कोई प्रश्न कर ही नहीं सका, आपको इतने ध्यान से सुन रहा था इस विषय को। और अभी डॉक्टर साहब हमारे कुछ प्रश्न हैं इसके विषय में। एक तो ये कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में, कि वर्तमान में जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोमूत्र या गोपैथी या काउपैथी का कोई परिप्रेक्ष्य इसमें काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि जो गोमूत्र है या गोमूत्र अर्क है वो इस चीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में कैसे सहयोग कर सकती है आदमी का, यानी कि इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है अब, क्योंकि बीमारी अब गांव गांव घर घर पहुंच चुकी है और सब तक कब तक मेडिसिन जाएगी, कब तक चीजें जाएंगी, वो भी एक बात रहेगी। लेकिन अपने स्तर पे वो गोमूत्र का उपयोग करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, एक बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न आ रहा है। तो हमारी विनती है कि आप इस पे हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, इस विषय में डिटेल में तो अगले उसमें बताने वाला हूं, लेकिन अभी प्रश्न आया चूंकि गोमूत्र पर मैंने करीब 20-22 वर्ष अनुसंधान किया है इम्यूनिटी को लेकर के। गोमूत्र से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें कोई डाउट, कोई शंका कुछ है ही नहीं। पब्लिश्ड पेपर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ यूपी या हमारे विश्वविद्यालयों के, CSIR जैसी संस्थाओं के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थाओं के, विभिन्न आयुर्वेदिक लोगों के पब्लिकेशंस भी हैं, पेटेंट्स भी हैं, कुछ पेटेंट्स फाइल भी हो रखे हैं और पहले से हैं, नए हैं, पुराने हैं, ढेर सारी चीजें हैं। इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी हमारे शरीर में होती है, कोई भी, चाहे कोरोना है चाहे कोई दूसरी बीमारी है, ये हम लोग विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में जो पढ़ते हैं वो 3 चीजें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। एक तो एजेंट, एजेंट माने जैसे कोरोना वायरस, टाइफाइड का बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया, कोई न कोई कारण तो होगा बीमारी का। दूसरा एक शरीर जिसमें बीमारी होगी, और तीसरा इन्वायरमेंट, उसका वातावरण। अब ये एक, वही मैं जो अभी चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा था, वो यही है कि एजेंट शरीर में गया, अब शरीर का वातावरण कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि वो बीमारी करेगा या नहीं। अगर शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो एजेंट हावी हो जाएगा, बीमारी होगी ही होगी। कितनी तीव्रता की होगी वो इम्यूनिटी और एजेंट के बीच में तय होगा, और उससे जो ज्यादा शरीर कमजोर है तो डेथ तक हो जाएगी, शरीर ताकतवर है तो एजेंट को काबू कर लेगा। अगर शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो एजेंट कुछ नहीं कर सकता, शरीर में जाएगा भी, हल्के से हो जाएगा और निकल जाएगा। गोमूत्र और काउपैथी की जो भी चीजें हम बताने वाले हैं या बता रहे हैं, इन सब से इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बैलेंस होती है, और जिसको हमने कहा इम्यूनोमॉड्यूलेशन, मींस कि शरीर इतना ताकतवर रहता है, शरीर में इम्यूनिटी के एक कंपोनेंट नहीं, हम तो सिर्फ इम्यूनिटी एक शब्द आजकल सुन लिया तो इसको बात करते हैं। इम्यूनिटी के मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा, कम से कम 50-60 कंपोनेंट है इम्यूनिटी के, वो एक प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव पड़ता है सभी कंपोनेंट पर, उसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और बीमारी नहीं होती या कम से कम तर होती है। दूसरे, अगर काउपैथी या गौमूत्र का प्रयोग किया हुआ है तो जो वैक्सीन भी लगवाएंगे तो वैक्सीन की भी ताकत, वैक्सीन से भी इम्यूनिटी ज्यादा बनने वाली है, बहुत अच्छी बनने वाली। इसमें कोई शंका है ही नहीं, कोई शंका कोई रखे नहीं।
मैं तो कई बार ये बात कह चुका। अभी गो विज्ञान वालों की एक कार्यशाला थी, उसमें भी मैंने कहा कि गाय नहीं है, आप गांव को एलोपैथी के ऊपर मत छोड़िए, गौमूत्र, तुलसी अर्क और काउपैथी का उपयोग करिए और उनको बचाइए, उनकी इम्यूनिटी का स्तर बढ़ा दीजिए। इम्यूनिटी का स्तर बढ़ा रहेगा, निश्चित रूप से कोई बीमारी नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया है आदरणीय इंद्र मोहन अग्रवाल जी का, कि गौमूत्र किस किस बीमारी में नहीं लेना चाहिए? मैंने तो बीमारी की तो बात ही नहीं करी। नहीं, मैंने तो ये कहा कि गौमूत्र से शरीर स्वस्थ होता है, गौमूत्र से शरीर की इम्यूनिटी बैलेंस होती है, गौमूत्र से शरीर की एक्टिविटी बैलेंस होती है, बायो एनहांसर का काम करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करता है ना। तो इसमें ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किस बीमारी में ले किस में नहीं ले, बीमारी की तो बात ही नहीं करते। एक दूसरा, हो सकता है अभी तक, हालांकि मेरे संज्ञान में हम लोग बताया ना 20-22 वर्ष से, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नागपुर में केंद्र है जिसे सुनील मान सिंह का देखते हैं, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र। वहां पर हमारे पंचगव्य के चिकित्सक हैं, उन्होंने करीब मेरे ख्याल से 6-7 हजार से ज्यादा तो कैंसर के पेशेंट सही किए जी बिना किसी शिकायत। तो माने हो सकता है, इसके बावजूद भी मैं मानता हूं, देखिए बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस उसमें अंतर है। बायोलॉजिकल साइंस 100% नाम की चीज कुछ नहीं होती, कहीं नहीं एक्सेप्शंस हर जगह होते। हो सकता है किसी व्यक्ति को काउपैथी की औषधि से या काउपैथी के किसी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी हो, उसको अच्छा न लगता हो, उसकी बॉडी में पैलेटेबल ना हो, ये मान सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके कोई हानिकारक प्रभाव या कोई दुष्प्रभाव होने वाला। जी और कोई? हाँ, दूसरा ये कि जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है कि एंटीबायोटिक्स जो प्रतिदिन बदल रही हैं, जैसा आपने भी बताया कि हर 2-4-5 साल में कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स में बदलाव आ रहा है, तो ये कब तक इससे आदमी बच पाएगा? ये तो ऐसा है कि जब तक दवा कंपनियों का पेट खाली रहेगा, उनका पेट भरते रहिए, नए नए एंटीबायोटिक, नई नई दवाएं आती रहेंगी। मैंने बताया ना आपको, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं, कि एक केमिकल हमने आज डेवलप किया और उसको मेडिकेट में लाने में कम से कम करीब 10 से 12 साल लगते हैं, और उसमें कम से कम, जैसा मुझे ध्यान है, 15 to 20 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है एक केमिकल लेबोरेटरी से डेवलप होकर के एक मेडिसिन के रूप में आने तक आए हैं। पहले केमिकल डेवलप होता है, उसकी एक्टिविटी देखी जाती है, फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद में फिर वो जाता है सेल कल्चर सिस्टम में, वहां से भी अप्रूव, मान लीजिए 100 केमिकल हुए, 100 मॉलिक्यूल डेवलप हुए, तो 1 या 2 मेडिसिन में कन्वर्ट हो पाता है, काफी खर्चा आता है इसमें। और फिर सेल कल्चर में गया, सेल कल्चर से जो मॉलिक्यूल पास हुए वो एनिमल्स स्टडी में गए, प्री क्लिनिकल स्टडी कहते हैं। फिर प्री क्लिनिकल से जो पास हुए वो क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल जो आप सुन रहे होंगे, इनमें जाते हैं। अब जब तक वो चीज कोई एक केमिकल डेवलप होके फेज 2 ट्रायल तक आता है, तब तक हजारों करोड़ रुपए उस पे वो कंपनी के खर्च हो चुके होते हैं। उस समय क्या होती है, असली जो बेईमानी का खेल शुरू होता है वो वहां होता है कि अब वहां क्या करते हैं ये लोग कि भाई अब उसको कैसे विड्रॉ करें। तो उसमें हानिकारक प्रभाव आने के बावजूद भी उसको आगे सिखा दिया जाता है मेडिसिन के रूप में, और विशेष रूप से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और आप देखते होंगे कि नई मेडिसिन एक आई, 2-3 साल 4 साल चली और उसके बाद वो बैन कर दी। कितनी सारी इंग्लिश मेडिसिन हैं, कितने सारे पेस्टिसाइड हैं, कितने सारे केमिकल्स हैं, आप शुरू से लिस्ट उठा के देखिए, उनमें से 50% से ज्यादा जिन कंपनियों ने, जिन देशों ने वो केमिकल डेवलप किए थे,
उन्होंने वो विड्रॉ कर दिए और बंद कर दिए, अपने यहाँ प्रयोग बंद कर दिया और दूसरे देशों को सप्लाई देते हैं। ढेर सारे पेस्टिसाइड ऐसे हैं, ढेर सारी मेडिसिन ऐसी हैं। जब मैं WHO का एडवाइजर था या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो मैं अमेरिका के वैज्ञानिकों को, यूके के वैज्ञानिकों को जब बात होती थी, तो हम उनको कहते थे, भाई एक बात बताइए, एक केमिकल आपके यहाँ तो हानिकारक हो गया, आप उसे कंपनी बंद नहीं किया, आप अपने यहाँ तो बना रहे हैं और हमारे देश में भेज रहे हैं उसे, हमारे देश में हानिकारक नहीं होगा। तो माने ये एक समस्याएं पॉलिटिकल है, खैर कई तरह की नेचर की समस्याएं हैं, वो हैं। बहरहाल मेरा कहने का ये मतलब था कि ये समस्या तो यूं करके चलती रहेगी, क्योंकि फार्मा कंपनियां और उनका प्रभुत्व पॉलिटिशियंस पे, उनका प्रभुत्व ब्यूरोक्रेट्स पे, उनका प्रभुत्व वैज्ञानिकों पे, सभी पर है। सभी जानते भी हैं इस बात को, लेकिन दूध नहीं करना चाहता, इच्छा शक्ति की कमी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम उसमें फंसे हुए। तो मेरा तो सभी से विनम्र निवेदन है कि जो हमारे आसपास चीजें उपलब्ध हैं, हमारे घरों पे उपलब्ध हैं, मैंने तो सुनील जी को भी कहा, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, और जो लोग भी इन बातों को सुनेंगे आगे श्रृंखला में, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी दवाओं पर जाने की अपेक्षा आप पहले अपने आप से अपनी देसी दवाएं, अपने ये जो काउपैथी सिस्टम की चीजें हैं, अपने घरों में प्रयोग कर सकते हैं। इनकी जानकारी देंगे हम, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हल्की मोटी जो बीमारियां हैं, ढेर सारी चीजें, जो छोटी छोटी समस्याएं, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और आपको मैं मजेदार बता दूं, मैंने शायद आपको बताया कि एक बार में ये मेडिकल वालों का भी डायरेक्टर जब रहा था वहां पे ऐसे करके, तो काउपैथी पे रिसर्च कर रहा था, अब डॉक्टर पे जाता था अपने से सही, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो शाम को अंधेरे में मेरे पास आते थे कि साहब इनको अंग्रेजी दवा नहीं देना चाहते, इनको आप ये बहुमूत्र वाली दवाएं दिलवा दीजिए तो उनसे आराम आ जाएगा। और ढेर सारे लोग, एलोपैथी सिस्टम के भी ढेर सारे लोग इन चीजों को प्रयोग करते हैं, बट बताते नहीं। कई सर्जन ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जैसे अभी मैं बात करेंगे आगे, जैसे बायो एनहांसर की बात करी थी, कि काउपैथी की कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई सर्जरी होती है, सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं, और कई बार ये देखते हैं कि भाई हीलिंग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते ही। अगर काउपैथी की चीजें प्रयोग करेंगे तो वो जो हीलिंग 15 दिन में हो रही थी वो 6-7 दिन में हो जाती है, हीलिंग का टाइम घट जाता है, बड़ी फास्ट हीलिंग होती है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, पस नहीं पड़ता। और तमाम कई ऐसे सर्जन हैं जो इसको प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बता देंगे तो एक तो उनका जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है उस पर असर आता है, और दूसरा ये कि अगर मैंने बता दिया तो दूसरे वाला भी कोई प्रयोग कर लेगा, दूसरे वाला न कर पाए, मेरा ही राइट बना रहा है, मैं भी प्रयोग करता रहूं, ऐसे करके भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो एलोपैथी का सिस्टम है वो अपनी जगह है, अपना उनका उद्देश्य है, अपना उनका काम है, वो उपयोगी है, बट उनके हानिकारक प्रभाव ज्यादा हैं। हमें ऐसी औषधियां इतनी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, और जब तक छोटी मोटी बीमारियां हैं और जब तक शरीर को स्वस्थ रखना है, मैंने बार बार कह रहा हूं मैं आपको, जिस बात पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है सभी को, बीमारी की हम बात ही नहीं, हम बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। मैं बीमार नहीं हूं, बट मैं तो गौमूत्र का प्रयोग करता हूं या काउपैथी सिस्टम का यूज करता हूं, तो मुझे बीमारी होगी नहीं, बीमारी की हम बात ही नहीं करते। ठीक है, जी। और कोई? हाँ डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है लोगों का। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे पेस्टिसाइड के जो साइड इफेक्ट हैं फूड के अंदर आ रहे हैं, माताओं के दूध में आ रहे हैं, तो एक लोगों के अंदर मानसिकता बनी हुई है कि जो पेस्टिसाइड के बिना खेती का उत्पादन कम हो जाता है, ऐसा लोगों के अंदर एक मानसिकता है कि उसके बिना खेती, पेस्टिसाइड के बिना खेती नहीं हो सकती। तो आप इस पे अपना विचार रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और भी ढेर सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश में एक पालेकर जी हैं, सुभाष पालेकर जी, वो काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में, उत्तराखंड में भी काम हो रहा है। कई जगह ऐसे काम हो रहे हैं कि जो गाय के गोमूत्र, गोबर से और कुछ इसमें हर्ब्स मिला के हम लोग
पेस्ट रेपेलेंट और बायो फर्टिलाइजर और बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर्स ऐसे करके बनाते हैं, और उनके उपयोग से कोई उत्पादन कम नहीं होता, कोई भी प्रकार की फसल ली जा सकती है, कीटों को भगाया जा सकता है। बरेली में एक मैं जानता हूं, एक सज्जन हैं जो खेती करते हैं, और उसमें वो जो रंग बिरंगी ये होती है शिमला मिर्च, ये उगाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। कल्पना करेंगे कि मैंने नीदरलैंड्स में उनके यहाँ की शिमला मिर्च खाई है ना, पता चला कि ये तो बरेली से एक्सपोर्ट हो गया ये। वाह वाह। और वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड नहीं डालते कभी जी वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी फसल है उसके बीच में गेंदा लगा देंगे, जी उसके बीच कोई ऐसी क्रॉप लगा देंगे कि कीड़े नहीं आएंगे, जी है ना। तो जी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारे सिस्टम थे, क्रॉप रोटेशन भी था, अलग अलग तरह की क्रॉप्स के उगाने की बात थी। हमारे यहाँ देसी खाद, देसी प्रकार के, जैसे नीम के पत्ते और गौमूत्र में भिगो करके इसको फर्मेंट करके, एक विधि है पूरी, क्या क्या चीजें मिलाते हैं, ऐसे करके जी हम जी पेस्ट रेपेलेंट बनाते हैं। उसका स्प्रे जी कर देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे कीट, कोई नुकसान नहीं जी होगा, और उत्पादन भी कोई कम नहीं होगा। ढेर सारी संस्थाएं इसमें काम जी कर रही है। मेरा, जी चूंकि मैं तो चिकित्सा की दृष्टि से वैज्ञानिक हूं, तो मेरा ज्यादा नहीं, जी बट मैंने ऐसा देखा है और ऐसा अनुभव किया है कि इससे जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड है, उनके उनके उपयोग को कम किया जा सकता है, या बिल्कुल कम किया जा सकता है, नकारा जा सकता है। जी। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हो रहा है अभी सामने कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस जो वर्तमान में महामारी फैली है इसके दौरान से ही गोमूत्र का प्रयोग कर रहा है, अपने शास्त्रों के वर्णित तरीके से गोवर्क का प्रयोग कर रहा है, और गोबर स्नान वगैरह भी बहुत सा वर्ग इसमें कर रहा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही एक भ्रांति फैलाई गई कि इससे गोबर के स्नान से और गोमूत्र के प्रयोग से ब्लैक फंगस हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा वो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि प्रयोग तो कर रहे हैं, उनके मन में इसके प्रति कोई भी शंका नहीं है, फिर भी वो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, गो अर्क के प्रयोग से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लू फंगस कोई हो ही नहीं सकता, ये गारंटेड। गो अर्क के प्रयोग से किसी प्रकार का कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जल्दी से इन्फेक्शन कर ही नहीं सकता। ये तो आप टीवी चैनल्स पर भी देखते होंगे, तमाम बहस हो रही है, या जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं तमाम लोग बात कर रहे हैं कि ये फंगस उन्हीं लोगों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको स्टीरॉयड दिए गए हैं, जिनकी इम्यूनिटी का स्तर बहुत कम है, जिनको ऑक्सीजन पर रखा गया। और कई जगह तो ये भी सुनने को मिला कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनमें एक पानी का प्रयोग होता है कहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं उस विषय का, लेकिन वो डिस्टिल वाटर की बजाय ऑर्डिनरी पानी डाल दिया, जिसकी वजह से और फंगस हो गया, सांस सांस के साथ चला गया। खैर सत्यता क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पक्का है कि गो अर्क के प्रयोग से फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस वही हैं जहां इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी डाउन रेगुलेटेड है, इम्यूनिटी कमजोर है। और इम्यूनिटी कमजोर जो हो रही है वो स्टीरॉयड के प्रयोग से ही हो रही है, चाहे तो वो अस्पताल में प्रयोग कर रहे हैं और कोई प्रयोग कर रहा है, चाहे चिकित्सक दे रहे हैं, चाहे अपने आप से ले रहे हैं, स्टीरॉयड की वजह से है। और जो लोग गो अर्क का या काउपैथी का प्रयोग कर रहे हैं उनको नहीं होगी। जो आपने एक विशेष उदाहरण दिया था वो एक गुजरात का था, वो कुछ लोग गोबर गोमूत्र से स्नान कर रहे थे। हमने अभी जो बात की है या जो आगे बात करने वाले हैं उसमें स्नान की बात नहीं कर रहे हैं, हमने वहां बात की है कि गोमूत्र का भी अर्क, और वो अर्क भी उपयोग करना है कैसे, एक प्रॉपर विधि से, एक प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में या उसकी गाइडेंस के अनुसार। और उसमें बताएंगे आगे डिटेल में कि क्या बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे इम्यूनिटी का स्तर बढ़ता है या कैसे इम्यूनिटी बैलेंसिंग होती है। और ये बात निश्चित है कि गो अर्क के प्रयोग से ब्लैक फंगस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक दूसरा प्रश्न है कि क्या वर्ण शंकर यानी कि जो मिक्स्ड क्रॉस ब्रीड जिसको हम बोल सकते हैं, क्या उसका गोमूत्र या गोबर भी किसी काम में आता है, उसको प्रयोग करना चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है
कि मैंने जो भी बात की है, हम आगे करने वाले हैं पूरे सिस्टम में, इसमें वो सिर्फ देसी गोवंश की बात करते हैं। ठीक, जो विदेशी या संकर नस्ल के गोवंश हैं, उनके गौमूत्र में, गोबर में वो बात नहीं है। अगले बार जब मैं ये इम्यूनिटी की बात करूंगा तब वो डिटेल में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा सारी चीजें, कि हमने जितने प्रयोग किए हैं उनमें ये देखा है कि इनके उनमें वो गुण नहीं है। वो गुण नहीं है माने कि जैसे मैं आपको बताऊं कि गौमूत्र था, मैंने अभी आज बात की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात, तो उनके गौमूत्र में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात नहीं है। कारण क्या होगा ये वो जाने, मैं नहीं समझ सकता। बट जो संकर नस्ल है, जो भैंस है, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, जो बकरी हैं, जो भेड़ हैं, माने कोई दूसरे भी जानवर हैं, उनके जितनों के मैंने परीक्षण किए हैं उनमें ये सिद्ध हुआ है कि उनके गोबर गोमूत्र में वो वाले तत्व मौजूद नहीं है जो औषधीय में काम आते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, या हमारे देसी गाय के गोबर के और गोमूत्र के उसमें है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। दर्शकों, आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर आर एस चौहान थे, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय के गवियों का महत्व हमें बताया, और डॉक्टर साहब ने बताया कि आगे भी श्रृंखला में वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और दर्शकों, हमारा भी आपसे निवेदन है कि आप भ्रांतियों में, अफवाहों में मत आएं। आप जिस भी तरीके से गाय के गवियों का उपयोग कर रहे हैं उसे करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, सारा का सारा विषय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का ही है। अब इसके अंदर गौमूत्र कैसे भूमिका निभा रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से डॉक्टर साहब आगे के जो सेशन होंगे उसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो हमारा आप सभी से निवेदन है, आप और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अगले शुक्रवार इसी समय हमारे साथ जुड़े रहिए, और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे आगे की नई जानकारियों के साथ कि ये शरीर पे कैसे काम करता है, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हम वो डॉक्टर साहब के समक्ष जरूर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतीर्थ ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित एक विचारधारा, जिसमें गाय के गव्यों के माध्यम से पूरी सृष्टि को स्वास्थ्य व पोषण और गाय व किसान को स्वावलंबन देने की एक पहल है। हिमालय में स्थित ये पावन धाम कोटेश्वर नामक स्थान पर है, जहां गौमाता को चढ़ने के लिए प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियां और पीने के लिए पतित पावनी भागीरथी जी की निर्मल धारा का जल भी है।